हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंट नॉन कॉर्डेट फाइला की रिप्रेजेंटेटिव्स में फूड फीडिंग और डाइजेशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूग्लिना वैराइटीज में। तो न्यूट्रिशन जो है यूग्लिना में वोटोट्रॉपिक या होलोफाइटिक और साथ में सेप्रोफाइटिक यानी दो तरह का डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलता है, जिसे हम मिक्सोट्रॉपिक भी बुलाते हैं। तो एनिमल लाइक या होलोजोइक न्यूट्रिशन यूग्लिना में देखने को नहीं मिलता, उसके स्थान पर होलोफाइटिक, ऑटोट्रॉपिक और सेप्रोफाइटिक ये दो तरह के न्यूट्रिशनल मोड्स देखने को मिलते हैं यूग्लिना में। तो पहले बात करते हैं होलोफाइटिक या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो यूग्लिना में ग्रीन प्लांट्स की तरह ही अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, जिसमें क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है वो हेल्प करता है सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और इस एनर्जी की हेल्प से फिर वाटर और CO2 की रिएक्शंस होती हैं स्टेप्स में, और एक हेक्सोस शुगर जो इनका फूड है वो फॉर्म होता है। ये इसे जनरली एक पॉलीसेकेराइड में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, पैरामाइलम या पैरामाइलॉन, जो कि एक्चुअली स्टार्च नहीं है क्योंकि आयोडीन के साथ में ब्लू कलर नहीं देता। तो ये जो पैरामाइलम या पैरामाइलोन स्टोरेज फॉर्म है इनकी फूड की, जैसे ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में जो है स्टोर करके रखते हैं। दूसरे प्रकार का न्यूट्रिशन यूग्लिना में पाया जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है कि कभी भी जब डार्कनेस में यूग्लिना रहता है काफ़ी लंबे समय तक, तो इसका जो क्लोरोफिल और ग्रीन कलर है वो लॉस्ट हो जाता है और ये पेल या वाइट हो जाता है। तो इस यहाँ पर क्योंकि डार्कनेस में ये रह रहा है और सनलाइट नहीं है, तो यूग्लिना जो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करता है, जिसमें ये क्या करता है कि सराउंडिंग वाटर में जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम से सिक्रीट करता है, और फिर वो जो उनके डिके होने से जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट में आने पे ये वापस से क्लोरोप्लास्ट को रीगेन कर सकता है। इसके अलावा प्रोटीन्स और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स को ये पिनोसाइटोसिस के थ्रू भी जो कि बेस ऑफ द रिजर्वायर पर पिनोसाइटोसिस होता है उसके द्वारा भी ये अपनी बॉडी में अंदर लेता है। इसके बाद बात करते हैं पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है अमीबा की तरह, और इनमें जो फूड है वो बेसिकली बैक्टीरिया पर ये फीड करते हैं। साथ ही कुछ स्मॉल प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर प्लांट्स जैसे एल्गी, डाइटम्स, ईस्ट वगैरह पर भी ये फीड करते हैं। पैरामीशियम बर्सेरिया एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें कई सारे जू क्लोरेला एल्गी जो होते हैं यूनिसेलुलर, वो इसके एंडोप्लाज्म में रहते हैं, जो कि एक्चुअल में इसको हेल्प करते हैं फूड मैन्युफैक्चर करने में। तो ये होलोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करता है। बाकी पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक टाइप का होता है, एनिमल लाइक, जिसमें क्या होता है कि ये जो इसके ओरल ग्रूव के सीलिया होते हैं उनके मूवमेंट्स के कारण एक वाटर करंट जनरेट होता है, जिसमें फूड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये वेस्टिब्यूल की तरफ जो है मूव करके एंटर करते हैं। वेस्टिब्यूल में जो सिलियरी ट्रैक्ट्स हैं वो फिर से बीटिंग करके ये जो फूड पार्टिकल्स हैं इनको बकल कैविटी की तरफ डायरेक्टेड कर देते हैं। पैरामीशियम सेलेक्टिव फीडर होता है क्योंकि ये कुछ ही सेलेक्टेड फूड पार्टिकल्स को बकल कैविटी के अंदर जो है पास होने देता है, बाकी सब पार्टिकल्स को ये जो रिजेक्टेड हो गए हैं उनको बाहर की तरफ डिस्चार्ज कर देता है। तो ये जो पूरा पैसेज है जिसमें सिलियरी एक्शन की वजह से जो फूड पार्टिकल्स, सेलेक्टेड फूड पार्टिकल्स ही मूव करते हैं, उसे हम सिलेक्शन पाथ कहते हैं, और जिस पाथ के थ्रू अनवांटेड फूड पार्टिकल्स को बाहर की तरफ ड्राइव किया जा रहा है उसे हम रिजेक्शन पाथ बुलाते हैं। फूड जो है अल्टीमेटली कलेक्ट हो जाता है साइटोफेरिंक्स की बॉटम पर, जहाँ पर जो है फिर एक फूड वैक्यूल फॉर्म होता है जिसके अंदर ये जो डाइजेशन है वो होता है। फूड वैक्यूल पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है एक पाथ के थ्रू, उसे हम ये जो मूवमेंट है ये कहलाता है इसका साइक्लोसिस। डाइजेशन और एसिमिलेशन फूड का इसी दौरान होता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं फूड वैक्यूल में लाइसोसोम सिक्रीट करते हैं, और इससे क्या होता है कि जो वैक्यूल में डाइजेशन
जो है स्टार्ट हो रहा होता है तो शुरुआत में वो एसिडिक मीडियम रहता है उसके अंदर, लेकिन बाद में अल्कलाइन मीडियम हो जाता है और फिर जो भी डाइजेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं उनको सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ कर दिया जाता है, जिन्हें स्टोर भी किया जा सकता है या फिर उसी टाइम पे यूज़ भी किया जा सकता है। जो भी अनडाइजेस्टेड रेजिडुअल मैटर बचता है उसे एक एनल स्पॉट या साइटोपाइगी के थ्रू, जो कि वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, उस एनल स्पॉट या साइटोपाइगी के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बात करते हैं ओबेलिया की। तो ओबेलिया में जो कॉलोनियल फॉर्म होती है उसमें जो पॉलिप्स या हाइड्रेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें गैस्ट्रोजूट्स बुलाया जाता है क्योंकि वो न्यूट्रिटिव होते हैं, फीडिंग होते हैं फंक्शन में। ये जो है कार्निवोरस होते हैं मोस्टली डाइट में, और एक्वेटिक क्रस्टेशियंस, निमेटोड्स और कुछ वर्म्स पर ये फीड करते हैं। पॉलिप्स में जो टेंटिकल्स हैं उन पर नीमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। नीमेटोसिस्ट की हेल्प से ओबेलिया प्री को कैप्चर करता है और जो पॉलिप में जो माउथ ओपनिंग है वहाँ तक उन्हें लेकर आता है। अब क्या होता है, जब ये एंटर करते हैं अंदर गैस्ट्रोडर्मिस के द्वारा, गैस्ट्रोडर्मिस में जो ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिससे इनका जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है पॉलिप्स की उसमें जो है डाइजेशन स्टार्ट होता है। और ये डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है पार्शियली और इंट्रा सेलुलर भी होता है। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है बाद में गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको अपने अंदर सूडोपोडियल प्रोसेसेस की हेल्प से ले लेते हैं और फिर उनका डाइजेशन जो है इंट्रा सेलुलरली किया जाता है। तो दोनों प्रकार से डाइजेशन हो रहा है। पहले हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन होता है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हो रहा है। फिर गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो हैं अपने सूडोपोडियल प्रोसेसेस की हेल्प से जो बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट फूड पार्टिकल्स फॉर्म हुए हैं उनको अपने अंदर ले लेते हैं, फिर उनका डाइजेशन जो है इंट्रा सेलुलरी होता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसे माउथ के थ्रू ही बाहर निकाला जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई एनस नहीं है। और ये जो फूड पॉलिप्स ने कैप्चर किया जिसका डाइजेशन हुआ, तो जितना भी प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के वो पूरी कॉलोनी में शेयर किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ डाइजेशन, पैरासिटिक मोड ऑफ फीडिंग, जो कि कुछ पैरासाइट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि फेसियोला हेपेटिका जो शीप लिवर फ्लूक होती है, उसमें क्या होता है, एक इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है और एनस उसमें जो है एब्सेंट है। माउथ उसके एंटीरियर एंड पे सिचुएटेड होता है और ओरल सकर उसे सराउंड कर रहा है, ओरल सकर उसे सराउंड कर रहा है। फिर माउथ जो है अंदर फेरिंग्स के अंदर खुलता है और फेरिंग्स की जो वॉल्स हैं उनमें कुछ रेडियल मसल्स और फेरिंगियल ग्लैंड्स जो है पाए जाते हैं। फेरिंग्स फिर खुलता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस ओपन हो रहा है एक लार्ज इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन जो है 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है फेसियोला में, राइट और लेफ्ट मेन ब्रांचेस या लिम्स आप इन्हें कह सकते हैं। हर ब्रांच जो है, हर ब्रांच से कई सारी साइड ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सारी इरेगुलर, इनको हम सीका या डाइवर्टिकुला बुलाते हैं। तो ये तो इसका एलिमेंट्री कैनाल है। अगर हम फूड और फीडिंग देखें फेसियोला में, क्योंकि पैरासाइट होता है, तो ये क्या करती हैं, बाइल डक्ट्स और जो कैपिलरीज हैं शिप की वहाँ पर माइग्रेट हो जाती हैं। वहाँ पर जो भी इन्हें फूड मिलता है, लिम्फ है, बाइल है, टिश्यू पीसेस हैं, उनको अपने ओरल सकर की हेल्प से रेस्पिंग एक्शन करते हुए ये अपने जो है सक करने का काम करती हैं। ओरल सकर और मस्कुलर फेरिंग्स जो है यहाँ पर एक सक्टोरियल अपैरेटस फॉर्म कर लेते हैं और फिर ये फूड जो इनकी बॉडी में एंटर होता है। फिर इसका होता है डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, इंटेस्टाइन में होता है। फिर जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसको पूरी बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो इंटेस्टाइन में डाइवर्टिकुला पाए जा रहे हैं उनकी हेल्प से, क्योंकि यहाँ पर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। अगर कोई वेस्ट मटेरियल एज सच बचता है तो उसे माउथ के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा ये डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं डाइजेस्टेड फूड का या अमीनो एसिड्स का अपने टेगमेंट के थ्रू, और फूड को ये अपनी बॉडी में रिजर्व करके रखते हैं ग्लाइकोजन या फैट्स की फॉर्म। इसके बाद हम देखते हैं एक और पैरासाइट टीनिया सोलियम का, उसमें किस प्रकार से डाइजेशन होता है। तो जो टेपवर्म होती हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल किसी भी स्टेज पर लाइफ हिस्ट्री के नहीं पाया जाता। ये क्या करती है, क्योंकि ये होस्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने वाले पैरासाइट हैं, एंडोपैरासाइट। तो ये जो भी प्री डाइजेस्टिव फूड उनको इंटेस्टाइन में मिल रहा है, पहले से डाइजेस्टिव फूड,
उसको ये जो है एक्चुअली अपनी बॉडी के थ्रू इंटेगुमेंट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेती है, जनरल बॉडी सरफेस टेगमेंट के थ्रू। और अपने एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज करने के लिए इनमें टेगमेंट में ही माइक्रोविलाई जो है देखने को मिलते हैं। तो एक एलिमेंट्री कैनाल जो है अगर इनमें प्रेजेंट होती तो इनमें जो एपोलाइसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो है बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए इनमें ये एक पैरासिटिक लाइफ के लिए अडेप्टेशन पाया जाता है कि इनमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट ही नहीं है। और क्योंकि वो एक बॉडी के ऐसे हिस्से में रह रही हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली इलियम में, जहाँ पर पहले से ही डाइजेस्टेड फूड अवेलेबल है, तो इन्हें एज सच एलिमेंट्री कैनाल की कोई आवश्यकता भी नहीं। इसके बाद बात करते हैं हम एक और पैरासाइट की, जो कि एक एक्टोपैरासाइट है और फाइलम एनेलिडा का मेंबर है। ये हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, इसे हम लीच बुलाते हैं कॉमन भाषा में, द इंडियन कैटल लीच। अगर हम लीच के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो लीच में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, लीच में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक स्ट्रेट ट्यूब होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसमें पाई जा रही है, माउथ से लेके एनस तक एक्सटेंड करती है। तो इसके पार्ट्स देखें डिफरेंट, तो माउथ के बाद बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर क्रॉप, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। इसके अलावा जो आपकी बकल कैविटी, फेरिंग्स और रेक्टम है, उसमें से जो बकल कैविटी और फेरिंग्स है उसे स्टोमोडियम और जो रेक्टम है उसे प्रोक्टोडियम भी बुलाया जाता है, जबकि बाकी का जो गट है उसे मिडगट या मिजेंट्रॉन भी बुला सकते हैं। तो इस तरह एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट्स हो जाते हैं, स्टोमोडियम, मिडगट और मिजेंट्रॉन और प्रोक्टोडियम। एलिमेंट्री कैनाल का ज़्यादातर बड़ा हिस्सा जो है क्रॉप का बना होता है और वो स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड है, जिसमें कि इंजेस्टेड ब्लड, क्योंकि ये एक ब्लड सकिंग पैरासाइट है, जो भी ये ब्लड अंदर ले रही है जो अनकोएगुलेटेड फॉर्म में है उसे ये स्टोर करके रखता है क्रॉप। बाकी थोड़ा सा ही बाकी का जो पोर्शन एलिमेंट्री कैनाल का उसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम देखते हैं कि एक प्री ओरल चैम्बर जो है, इसमें जो ओरल सकर पाया जा रहा है उसके वेंट्रल साइड पर ये पाया जाता है प्री ओरल चैम्बर, जो कि कप लाइक डिप्रेशन है। और उसकी रूफ पर एक वेलम, जिसमें कि एक ओपनिंग होती है जिसे हम माउथ बुला रहे हैं सेंटर में। और वेलम जो है इसके अलावा 3 लिप्स फॉर्म करता है इस माउथ ओपनिंग के तीनों तरफ। माउथ फिर खुलता है बकल कैविटी में। बकल कैविटी बहुत ही शॉर्ट चैम्बर है, उसमें जो है उसकी म्यूकस लाइनिंग में 3 जॉज जो हैं क्रेसेंटिक शेप के एम्बेडेड रहते हैं। एक ट्राइंगल में ये जॉज अरेंज्ड हैं और इन जॉज की हेल्प से, क्योंकि इन जॉज में क्या है टीथ या डेंटिकल्स पाए जाते हैं एक सिंगल रो में, ये इन जॉज को हम मोनोस्टिकोडोंट बुलाते हैं। और इन जॉज को मूव किया जाता है मसल्स की हेल्प से, और इससे क्या होता है एक ट्राई रेडिएट या वाई शेप का कट जो है होस्ट के स्किन में लगता है। और फिर वो कट लगने के बाद जैसे ही ब्लड बहना शुरू होता है तो इस ब्लड को सक करने का काम करते हैं। बकल कैविटी फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स हाईली मस्कुलर होता है, इनमें एक्सटर्नली वो सराउंडेड रहता है सलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स, इनकी जो डक्ट्यूल्स होती हैं वो ओपन होती हैं। वो जो 3 जॉज हैं उनमें सलाइवरी पेपिली पाए जा रहे हैं, वहाँ पर ये जाकर जो ओपन होती हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स एक एंटी कोएगुलेंट सिक्रीट करते हैं जिसे हिरुडिन बुलाया जाता है, जो कि कोएगुलेशन जो है ब्लड का उसे प्रिवेंट करने का काम करता है, ताकि जो लीच फीड कर रही है तो इसे कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहे ब्लड की। फेरिंग्स की बात का रीजन जो है ईसोफेगस है, बहुत ही शॉर्ट होता है और वो क्रॉप में खुलता है। क्रॉप सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का लीच की, और ये बहुत ही बड़ी ट्यूब होती है जो कि इसके 9th से लेकर 18th सेगमेंट जो है बॉडी का वहाँ तक एक्सटेंड करती है। और ये नैरो कंस्ट्रिक्शंस के द्वारा 10 या 11 चैम्बर्स में जो है डिवाइडेड रहती है। और ये जो चैम्बर्स हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं सर्कुलर अपर्चर्स के थ्रू, और ये जो अपर्चर्स हैं इनके बीच में उनको स्फिंक्टर सराउंड करते हैं। तो होता क्या है कि ओपनिंग जो है उसे क्लोजिंग को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे हर चैम्बर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक एंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। पोस्टीरियर पार्ट जो काफ़ी ब्रॉड होता है
और उसमें एक पेयर पाया जाता है सीका या डाइवर्टिकुला का, जो कि पीछे की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं और ब्लाइंड होते हैं। क्रॉप चैम्बर्स और सीका जो है वो साइज़ में इंक्रीज होते रहते हैं पीछे की तरफ जब हम जाते हैं पोस्टीरियरली। सबसे लास्ट या 10th चैम्बर है वो सबसे बड़ा होता है, और सीका जो है उसके बहुत ही इलोंगेटेड होते हैं और वो 22वें सेगमेंट तक जो है एक्सटेंड करते हैं। तो ये जो क्रॉप है और उसके जितने भी डाइवर्टिकुला उसमें एक एक पेयर पाए जा रहे हैं हर चैम्बर में, इनका काम केवल यही होता है कि जो भी ब्लड लीच कंटिन्यूसली सक कर रही है उसे ये स्टोर करें और बाद में उसका जो है धीरे धीरे डाइजेशन किया जाएगा। क्रॉप जो है स्टमक में खुलता है, स्टमक फिर इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन 20 से लेके 22 सेगमेंट तक एक्सटेंडेड रहती है। इसमें विलाई लाइक प्रोसेसेस पाए जाते हैं जो कि इसके एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज करने का काम करते हैं। रेक्टम इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम। रेक्टम 23rd से लेके 26th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और रेक्टम ये इसका लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। जैसा हिरुडिनेरिया मैंने आपको बताया कि ये ब्लड सकिंग पैरासाइट होता है, तो इसकी सेंगिवोरस हैबिट होती है। ये ब्लड सक करता है कैटल का और जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर्स में जाते हैं उनका। फिर होता क्या है, एक बार ये सक करने के बाद जो भी ब्लड जो है ये इसे स्टोर करके रख सकता है, और जो ब्लड है उसको फिर धीरे धीरे क्रॉप में जो है उसका हीमोलाइसिस किया जाता है, यानी उसके जो ब्लड सेल्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और हीमोग्लोबिन जो है फिर सॉल्यूशन में चला जाता है। जो हीमोलाइज्ड ब्लड है ऐसा, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड और ज़्यादा डार्क होता जाता है कलर में। यहाँ से क्रॉप से जो ब्लड है वो धीरे धीरे स्टमक में पास होता है, वहाँ पे जाकर वो ग्रीन हो जाता है। डाइजेशन स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों में हो रहा है, और डाइजेशन के लिए इनमें गट बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से हिरुडिनेरिया में डाइजेशन होता है।